हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.6 की एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको इस एक्सरसाइज का या इस टॉपिक का मैंने आपको बेसिक पार्ट करवाया था। अब बेसिक पार्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, सब कुछ हमने पहले ही किया हुआ है। जस्ट मैंने आपको कुछ डायरेक्शंस दी थी और मैंने आपको एक मैपिंग दी। ये मैंने आपको एक मैपिंग देने की कोशिश की थी कि अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स, बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा या जीरो होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वन सोल्यूशन कंसिस्टेंट सिस्टम। अब यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, तो एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब वो नो सोल्यूशन है। ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था। यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया था। तो अगर आप इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले आप अच्छे से देख के आओ। बेसिक्स वाली जो वीडियो है, इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो देखी है, आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं, तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 27। सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। तो मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, आपको बताया सबसे पहले हमें इसको मैट्रिक्स मेथड में, मतलब मैट्रिक्स मेथड में से सॉल्व करने के लिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ए, सबसे पहले एक मैट्रिक्स देखते हैं ए। अब ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर वेरिएबल्स कर लो, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कौन है, एक्स और वाई, उसके कॉफिशिएंट्स कितने हैं, 2, 5, 3, 2। उसी ऑर्डर में लिखना है, इसको आप शफल नहीं कर सकते। तो ये कितना है, 2 क्रॉस 2। आपको मैंने बताया था ये 3 वेरिएबल्स होते तो 3 क्रॉस 3, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 क्रॉस 2। अब उसके बाद हमें एक और मैट्रिक्स लिखनी है एक्स। एक्स कौन सी है, वेरिएबल मैट्रिक्स। अब कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। ये भी मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर ऐसा ही रहेगा, एक्स 2, 1। और अगर 3 क्रॉस 3 होती तो 3, 1। सेम वे से लास्ट मैट्रिक्स है हमारी बी। अब बी कौन सी मैट्रिक्स है, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। तो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 7। ठीक है, अब मैंने मैट्रिक्स तो लिख लिए, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, गिवन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज। जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसके पीछे मैं आपको रीज़न भी बता चुका हूँ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल ही आएगा, मतलब ये वाली फॉर्म ही दोबारा बनेगी। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। अब आपको बताया यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो मतलब इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो यही है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो नाउ क्योंकि वहीं पर हमारी सारी बात खड़ी है, तो 2, 5, 3, 2। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। आपको पता है लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 5 ज़ा 15, मतलब -11। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये ज़ीरो नहीं है, अगर ये ज़ीरो नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब ये वन सोल्यूशन हमें देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमें अपना रास्ता पता है, अब हमें बेसिकली इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोफैक्टर्स लिख लेता हूँ, a11 -1 की पावर 1 + 1। आपको पता है 1 + 1 मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। अब बाहर तो इवन नंबर है, पॉजिटिव मतलब +2। उसके बाद a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब इसकी बात कर रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ कितना आएगा, 3। बाहर ऑड है तो मतलब माइनस।
A1 ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास कितना बच गया 5, बाहर ऑड है तो -5, लास्ट है A22 ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो हमारे पास कितना बचा 2, अब बाहर इवन है तो प्लस। अब इसके बाद आपको पता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ठीक है, उसी फॉर्मूले 2 -3 -5 2, तो ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख ली। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज विच एम्प्लाइज एडजॉइंट ए, कितना आएगा, रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, तो मैंने इसका एडजॉइंट निकाल लिया ठीक है। एनसीईआरटी में तो सीधा ही लिखा गया, बट मतलब हमें तो वहाँ पर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब 1/a डिटर्मिनेंट कितना है 1/-11 ठीक है, एडजॉइंट ए को ऐसे लिख लो 2 -5 -3 2, तो ये हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई मत करना है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और हमने वैल्यू भी निकाल ली। नाउ वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी ठीक है। तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि x कितना था हमारा, x और y इज इक्वल टू ए इनवर्स आपके सामने है ठीक है, 2 -5 -3 2, और b आपको पता है कितना है आपका b, हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था 1 और 7 ठीक है। अब आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 2 × 1 ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है 2 और 2, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा 2 × 1। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसका ऑर्डर भी लिख लेता हूँ 2 × 1 x y 2 × 1 इज इक्वल टू -1/11, इसको तो आप ऐसे ही लिख लो। अब देखो इसकी रो इसकी कॉलम, 2 1s are 2, -5 को 7 से किया -35, तो इस रो को मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम वे से सेकंड रो -3 2 7s are 14, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब मुझे एक 2 × 1 मैट्रिक्स मिल गया विच एम्प्लाइज x और y 2 × 1 -1/11। अब यहाँ पर कितना आएगा 2 - 35 -33 4 - 3 11 ठीक है। अब आप इस स्केलर को मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आपको पता है ये स्केलर है, इसको मुझे मतलब कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। x और y इज इक्वल टू -33/-11, यहाँ पर कितना आएगा 11/-11, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा -1, तो विच एम्प्लाइज x y 2 × 1 इज इक्वल टू 3 - 1 2 × 1। अब आपको पता है सिंस बोथ matrices are equal, therefore corresponding elements should be same। तो ये सेम होने चाहिए, आपको पता है यही इक्वलिटी की डेफिनेशन है। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -1। अब ये हमारा क्या है यूनिक सोल्यूशन। अब हमारा यूनिक सोल्यूशन है, आप इसको मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिख देता हूँ, कंसिस्टेंट, आप आदत ही बना लो इसको लिखने की, कंसिस्टेंट
सिस्टम, क्योंकि इसका यूनिक सोल्यूशन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब देखो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आप चेक भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि देखो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 और ये आपकी इक्वेशंस थी। तो x को 3 फिल कर लो, y को -1, तो कितना आएगा 6 - 5 1, ठीक आ गया। यहाँ पर भी फिल कर लो क्योंकि दोनों तरफ ट्रू होनी चाहिए ना, 9 - 2 7 आ गया। तो इस तरह से आप मतलब कि अपने जो आंसर को चेक भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें सोल्यूशन फाइंड करना था, तो हम अपने स्टेप्स याद रखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 मैट्रिक्स लिखे A, X और B, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही हमने मैट्रिक्स लिखे, आपको पता है A कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, B कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड मैट्रिक्स होता है, X क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स। अब उसके बाद मैंने A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब वो क्या था, नॉन जीरो, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में हमें मिल सकता है, X इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो A इनवर्स मैंने कैलकुलेट किया, उसको B से मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 28 की बात कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब हमें मैट्रिक्स मेथड से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 3x - 2y + 3z इज इक्वल टू 8, 2x + y - z इज इक्वल टू 1, 4x - 3y + 2z इज इक्वल टू 4। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, 4 या 5 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे लास्ट एग्जाम्पल थी वो 2x2 मैट्रिक्स था, ये जो एग्जाम्पल है एक 3x3, 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी मैट्रिसेस को लिखते हैं, लेट ए। अब आपको पता है कि ए कौन सी मैट्रिक्स होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिख लो, 3 - 2 3, 2 1 -1, 4 -3 2। तो ये मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स लिख ली, ये कितनी है 3x3। अब इसके बाद मुझे लिखनी है एक्स मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स मैट्रिक्स, ठीक। अब एक्स मैट्रिक्स कौन सी होती है, वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल कौन कौन सी हैं, एक्स, वाई और जेड। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं। अब लास्ट में कौन सी रहेगी मैट्रिक्स, बी। तो बी मैट्रिक्स को भी लिख लेते हैं। अब बी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आप मेरे को बताओ, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड 8, 1 और 4। अब इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 3x1। तो तीनों मैट्रिक्स तो मैंने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है, अब हम लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। आपको पता है हमने इसको मतलब कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप देखना, क्योंकि मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आप ए को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, उसको बी के इक्वल रखोगे, तो आपको यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि हम कौन सी सिचुएशन में आएंगे, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाउ we have to find a determinant। और a determinant हम कैसे फाइंड करेंगे, by expanding through रो 1। वैसे तो मैंने आपको हमेशा बताया है इसको आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कर सकते हो, बट मोस्टली हम रो 1 में ही कंफर्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 -3 -1 2, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है ये A12, आपको पता है ये 1 2 मतलब 3, 1 + 2 3, ऑड है ना, ऑड मतलब माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर -2 पहले से, बट यहाँ पर बस आप गलती मत करना यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे इस कुछ इस तरह से, तो हमारे पास बचेगा 2 4 -1 और 2, लास्ट में यहाँ +3, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन का मतलब A13 मतलब 4, ठीक है। तो 2 4 1 -3। तो अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, ठीक है,
जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 1 इंटू 2 2 -3 को -1 से किया 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 2 ज़ा 4 -4 को -1 से किया -4। ठीक, प्लस 3 2 को -3 से किया -6 -4 को 1 से किया 4। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 -3 -1 यहाँ पर प्लस बन जाएगा मतलब 8 3 यहाँ पर -10 तो इज इक्वल टू -3 प्लस 16 -30। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास 16 -3 13 और 13 -30 कितना आएगा -17 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं है। अब क्योंकि इसका ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो मतलब हम इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका सोल्यूशन हम इस तरह से दे सकते हैं। तो हमें ये पक्का पता है कि इसका वन सोल्यूशन या कंसिस्टेंट सिस्टम ही आएगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमने ए मैट्रिक्स को दोबारा से लिखा है और हमें क्या करने हैं, हमें सभी ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना है और एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले A11 की बात करते हैं -1 की पावर 1+1। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 -1 -3 और 2। ठीक है, तो आपको पता है 1 + 1 2 2 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, बाहर तो प्लस आएगा। अब अंदर के लिए लेफ़्ट टॉप और माइनस जो बाकी रह गया हम इसी तरह से करते हैं 1 × 2 2 -3 को -1 से किया 3 तो कितना आ गया -1 क्योंकि माइनस अंदर है बाहर प्लस है। अब नेक्स्ट को फैक्टर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब वो -2 की बात कर रहे हैं तो 2 4 -1 और 2 और फिर से लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो 1 + 2 मतलब 3 3 मतलब ऑड मतलब बाहर माइनस आएगा 2 2 ज़ा 4 -4 को -1 से किया -4। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बाहर है 4 + 4 मतलब -8। अब नेक्स्ट को फैक्टर A13 तो -1 की पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो मतलब हमारे पास कितना बच गया 2 4 1 -3 तो फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो 1 + 3 कितना है 4 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, 2 को -3 से किया -6 -4 को 1 से किया 4 तो कितना आएगा -10 प्लस माइनस कितना आएगा -10। तो नेक्स्ट A21 देखो को फैक्टर्स को देखो, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं मतलब इन क्वेश्चंस में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपने गलती नहीं करनी। अगर आपने एक भी गलती कर ली आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपके 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा ही गलत हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो यानी कि हमारे पास कितना बचा -1 की पावर 2 + 1 तो -2 3 -3 2। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो 2 + 1 मतलब और मतलब -2 को 2 से किया -4 -3 को 3 से किया -9 तो हमारे पास कितना आया -4 + 9 -4 5 तो कितना आ गया -5। अब नेक्स्ट को फैक्टर फाइंड करते हैं A22 तो -1 की पावर 2 + 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो हमारे पास कितना बच गया 3 4 3 2। ठीक है, फिर से लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया हम हमेशा इसी तरह से करते हैं तो 2 2 4 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, 3 2 ज़ा 6 -4 3 ज़ा 12 तो कितना आएगा +-6 मतलब -6। अब नेक्स्ट को फैक्टर A23
तो -1 की पावर 2 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से। तो हमारे पास कितना आया 3 - 2 4 -3। फिर से लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 2 + 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, 3 को -3 से किया -9, -4 को -2 से किया -8। बस आपसे ना यहाँ पर गलती ना हो माइनस प्लस में, ठीक है। -9 + 8 तो कितना आएगा, अंदर -1 तो कितना बन गया +1। तो A31 -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि हमारे पास कितना बच गया -2 3 1 -1। फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 3 + 1 4 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। -2 को -1 से किया 2, -3 को 1 से किया 3, तो कितना आ गया -1। नेक्स्ट है A32, तो -1 की पावर 3 + 2, ठीक है। सेकेंड और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास कितना बच गया 3 2 3 -1। लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 3 + 2 5 5 मतलब ऑड, ठीक है। 3 को -1 से किया -3, -3 को 2 से किया 6, तो कितना आ गया -3 -9, दैट मीन्स +9। तो लास्ट है A33, तो -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 -2 2 1, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। तो कितना आया, देखो 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस, 3 को 1 से किया 3 -2 को -2 से किया -4। अगर आप ये माइनस हमेशा पहले बोलोगे ना, तो आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये कितना बनेगा +7। तो देख लो हमने बड़ी ही ईजिली सभी को फैक्टर्स मतलब 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, को फैक्टर मैट्रिक्स लिखनी है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख के देख लेते हैं। अब देखो ये हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स है, मैंने सभी 9 के 9 को फैक्टर जो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किए थे उनको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। तो पहली रो को पहली कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो। तो ये हमें एडजॉइंट ए मिल गया, ठीक है। नाउ ए इनवर्स, आपको पता है हमें बेसिकली ए इनवर्स ही फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, और 1/a डिटर्मिनेंट, हमारा डिटर्मिनेंट कितना था -17। एडजॉइंट ए आपके सामने ही, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ठीक है। तो हमने ए इनवर्स तो निकाल लिया। अब देखो ए इनवर्स हमने निकाल लिया, देन x = ए इनवर्स b, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाउ वी कैन फाइंड सल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद x = ए इनवर्स b। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सभी वैल्यूज़ को फिल करते हैं। अब देखो आपको पता है x कितना था हमारा, x y और z मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स था ये, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1 = अब a इनवर्स कितना आपके सामने है, इसको लिख लो -1/17, ठीक है। तो -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ठीक है। अब b कितना था आपको पता है, राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट होते हैं राइट हैंड साइड पे, वो 8 1 और 4। अगर मैं इन दोनों के ऑर्डर लिखूं 3 × 3 3 × 1, ठीक है। अब बेसिकली मुझे को मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है इनको मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम। मैंने आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से करवाई है ताकि आप उसको भूलो मत। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3 × देखो 3 × 1, यानी कि यहाँ पर हमें एक 3 × 1 मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ पर भी 3 × 1 है, और दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर करते हैं x y z
ठीक है। अब इस स्केलर को आप बाहर ही रख लिया करो, इस स्केलर को आप बाहर ही रख लो, -1/17। तो देखो हमें पता है कि इसकी रो को पकड़ना है और इस कॉलम्स को इसकी कॉलम से करना है। तो -1 को 8 से किया -8, -5 को 1 से किया -5, -1 को 4 से किया -4। देखो इसलिए मैंने आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन बहुत डिटेल में समझाई है कि जब एक पूरी रो एक पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है तब तक हम उसको प्लस ही करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं। अब ये हमारा एक एलिमेंट कंप्लीट हुआ। सेम वे से और भी कॉलम तो नहीं है, सेकंड रो को पकड़ लो, -8 को 8 से करेंगे तो -64, -6 को 1 से करेंगे तो -6, 9 को 4 से करेंगे तो 36। सेम वे से थर्ड रो को पकड़ लो, -10 को 8 से करेंगे तो -80, 1 को 1 से करेंगे तो +1, 7 को 4 से करेंगे तो 28। तो देख लो हमें एक 3x1 मैट्रिक्स मिल गई। तो विच एम्प्लाइज x, y और z। ठीक है, तो आपको बताइए 3x1 मैट्रिक्स है इज इक्वल टू -1/17। तो यहाँ पर कितना आएगा, -8 -5 -13 -17। नेक्स्ट यहाँ पर कितना आया, -70 बन गया, उसमें से 36 हमने माइनस किए तो हमारे पास कितना बचेगा, -34। 29 -80 + 29 तो हमारे पास बनेगा -51। तो देख लो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमें एक 3x1 मैट्रिक्स मिल गया। अब इस कांस्टेंट को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये एक स्केलर है और मैट्रिसेस में क्या होता है, स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो हमें क्या मिलेगा, -17/-17, -34/-17, -51/-17। तो ये हमें एक कंप्लीट मैट्रिक्स मिल गया। तो विच एम्प्लाइज x, y, z। तो कितना आ गया, 3x1। अब ये कट हो जाएगा आपस में, ठीक है, यहाँ पर ये कट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। अब ये भी आपस में कट हो जाएगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 था, ये भी आपस में कट तो यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3। अब देखो मुझे ना आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है, ये लक बाय चांस है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो ऐसी आ रही हैं 1, 2, 3, या बहुत सिंपल से नंबर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ऐसा ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पर आपके सामने फ्रैक्शन में आंसर भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरे नंबर्स पूरे ही कट हो जाएं हर बार। ठीक है, तो अब आपको पता है since two matrices are equal, therefore corresponding elements should be same। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, y = 2, z = 3। तो ये मैंने वैल्यूज़ निकाल ली और ये जो हमारा आंसर है ये NCERT से परफेक्टली मैच भी कर रहा है। और इस आंसर को मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं मतलब कि चेक भी कर सकते हो। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ एक इक्वेशन करके बता देता हूँ आपको, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। ठीक है, इसमें x को 1, y को 2, z को 3 फिल कर लो। तो 3 - 4 + 9 = 8। 3 - 4 -1 + 9 तो 8 = 8। तो इस तरह से देख लो हमारा सोल्यूशन मैच हो सकता है। ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। सेम वही कहानी थी, तो इसमें भी हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था, बट हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, 3 मैट्रिसेस लिखे, A, X और B। यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स था, एक 3x1, एक 3x1। ठीक है, बाद में मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो नॉन जीरो आया, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। A इनवर्स को फाइंड किया, मेनली सारा जो हमारा एफर्ट है ना वो A इनवर्स पर ही लगा। आप देख लो मल्टीप्लाई तो यहाँ पर बहुत ईजी है और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस एक्सरसाइज की हमारी ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 29, द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब देखो पहली बार में देखने में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है कि हम ये
कौन से क्वेश्चन कर रहे थे और कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6 इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट we get 11. By adding first and third numbers we get double of the second number. Represent it algebraically and find the numbers using matrix method. अब ये आपका हिंट है कि इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब बेसिकली अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो पहली दोनों एग्जाम्पल्स में था कि हमें इक्वेशंस जो हैं वो गिवन थी और उसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना था। अब यहाँ पर हमें इक्वेशंस भी खुद से लिखनी पड़ेंगी। अब घबराने की कोई भी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो मैं आपको वही सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो देखो देखो इसमें 3 नंबर्स की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले वही सपोज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x, second number is y and third number is z। तो सबसे पहले हमने यही लिख लिया कि फर्स्ट नंबर x है, y है, ये z। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहली लाइन में क्या लिखा गया है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, ठीक है। अब देखो ऐसा आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, अब पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है। अब उन तीनों का सम बोल रहे हैं वो कितना है, 6। तो देखो कितना ईजी है, ठीक है। अब सेम वे से देखो सेकंड लाइन में क्या लिखा गया, वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, थर्ड नंबर बाय 3, सेकंड नंबर एंड ऐड, यहां पर ऐड भी था, ठीक है, तो वो मैं भूल गया, मैं करेक्ट कर देता हूं। एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें 2 ही नंबर्स की बात की गई है। इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर कौन सा है हमारा, z, ठीक है, z लिख लिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू z, ठीक है। ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज आप सीधा भी बना सकते हो। 3 इंटू z एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, सेकेंड नंबर कौन है, y, उससे मैंने सेकेंड नंबर ऐड किया, वी गेट 11, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, 3z प्लस y इज इक्वल टू 11। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट नंबर की कोई भी बात नहीं की गई है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। अब थर्ड लाइन की बात करते हैं, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट कौन है x, थर्ड कौन है z। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है किसी को। वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, डबल मतलब 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू y, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ढंग से लिख लो, x प्लस z माइनस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमेशा एक कांस्टेंट होना चाहिए, आपको पता है। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस है। अब यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम्स में ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना, आपको जस्ट 3 इक्वेशंस ही लिखनी है, ठीक है। वो मैंने आपको करके दिखाई हैं ताकि कुछ बच्चों को ना ऐसे इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस वो मतलब उनका लूज़ रहता है, उनको लगता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप इन नंबर्स को पढ़ पाओ, कि इसका लाइंस को पढ़ पाओ कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो मैंने 3 इक्वेशन लिख ली, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो ये आपकी वो 3 इक्वेशंस, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश की है, आप भी ऐसा ही करोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। अब उसके बाद आपको पता है सेकंड इक्वेशन में x नहीं था, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, फिर लिखा y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। अब होता क्या, इससे गलती हो सकती है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। और इसको वो ऐसे लिख लेते हैं x प्लस वाई जेड माइनस 2y इज इक्वल टू 0, कि मैंने इसी तरह से फॉर्म की थी, ठीक है। अब जब हम a लिखेंगे, आपको पता है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अब हमें 3 मैट्रिसेस लिखने हैं, तो नाउ a, तो a हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो तो आपने क्या करना है, अगर आपने लिखना है तो लिख भी सकते हो, 0x लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, 0x प्लस वाई। ये इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है कि आपने लिखना ही है, ठीक है। तभी मैंने इसको ग्रीन में लिखा है
कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, छोड़ना चाहते हो छोड़ भी सकते हो, बट ये लिखना इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चे देखो यहाँ पर लिखो कोफिशिएंट 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे। अगर आप इसको ढंग से नहीं लिखोगे तो आपसे गलती हो सकती है, जैसे यहाँ 1 1 1 लिखा, 1 3 यहाँ पर समझ नहीं है क्या, 0 लिख देंगे, 1 1 -2, क्योंकि आपने इसी ऑर्डर में लिख लेना है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि पहले x फिर y फिर z, ऐसा नहीं है कि उसको रैंडमली वैसे ही लिख लिया। तो a, अब उसके बाद आपको बताया कि मैट्रिक्स x, अब x कौन सी मैट्रिक्स होती है, वेरिएबल मैट्रिक्स x y और z, इसका ऑर्डर क्या होगा 3x1, ये सेम रहेगा। एंड नाउ लास्ट बी मैट्रिक्स, अब बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड पर 6 11 0 3x1। ठीक है, अब आपको बताया नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। आपको पता है क्योंकि अगर हम a को x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू बी रखेंगे तो हमें यही सिस्टम मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्योंकि इसको हम यहाँ पर पहुँच गए हैं ax इज इक्वल टू बी, आपको पता है हमें ये चेक करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, नाउ यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए डिटर्मिनेंट। और ए डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। ठीक है, तो रो 1 से इसको एक्सपैंड करेंगे, आपको पता है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा 1 -2 3 और 1। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पर माइनस, अब आपको पता है यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, अब फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 वाली रो और 1, मतलब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ेंगे, 0 1 3 1। नेक्स्ट कौन सा है +1, अब फिर से 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 1 1 -2। तो आपको पता ही है लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कैलकुलेट करते हैं। तो 1 × 1 -2 को 3 से किया -6। ध्यान से देखना, मैं हमेशा माइनस बोलता हूँ। 0 को 1 से किया 0 -3 को 1 से किया 3, 0 को -2 से किया 0 -1 को 1 से किया 1। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 6 -3 -1। यहाँ पर कितना आएगा 7 + 3 -1। तो यहाँ पर 7 + 2 मतलब 9। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया और वो हमारा कितना आया है नॉन ज़ीरो। अब आपको पता है कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मतलब हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले A11 -1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा 1 -2 3 और 1। तो कैलकुलेट करते हैं लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। अब हमारी सारी एफर्ट्स जो है वो लगेगी, बट हमें सब कुछ आता है। ये बहुत अच्छे से हमने कैलकुलेट किया है इन्वर्स को 4.5 में। यहाँ पर प्लस आएगा कि इवन है बाहर, 1 × 1 1 -2 को 3 से किया -6। तो कितना आएगा 1 + 6 दैट मीन्स 7। तो नेक्स्ट को फैक्टर A12 तो -1 की पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, मतलब वो 1 की ही बात कर रहे हैं। तो 0 1 3 1। तो सेम वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया ठीक है। 1 + 2 3 3 मतलब ऑड मतलब माइनस, 0 को 1 से किया 0 -3 को 1 से किया 3 -3। नेक्स्ट को फैक्टर A13 -1 की पावर 1 + 3 फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 0 1 1 -2। अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 1 + 3 मतलब 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, 0 को 2 से -2 से किया 0, -1 को 1 से किया 1, तो प्लस माइनस -1। नेक्स्ट A21, ठीक है, A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो 1 1 -2 1। तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 1 + 2 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, 1 को 1 से किया 1, -2 को 1 से किया -2, तो -1 + 2 3, तो कितना आंसर आ गया -3। अब नेक्स्ट है A22, ठीक है, -1 की पावर 2 + 2। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, मतलब वो 1 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ पर 1 1 1 1, ठीक है। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 + 2 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, तो कितना आया 0। अब A23 -1 की पावर 2 + 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो कितना रह गया 1 1 1 -2। अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 + 3 ऑड, 5 5 है ना, 5 मतलब ऑड, माइनस 1 को -2 से किया -2, 1 को 1 से किया 1, तो अंदर -3 या माइनस माइनस +3। अब बाकी जो 3 को फैक्टर्स रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने 6 को फैक्टर्स निकाल लिए थे, अब 3 रह गए हैं, तो उनको भी निकालते हैं। A31, ठीक है, -1 की पावर 3 + 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा 1 1 1 3। अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 3 + 1 मतलब 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, 1 को 3 से किया 3, -1 को 1 से किया 1, तो कितना आ गया 2। तो नेक्स्ट A32, तो -1 की पावर 3 + 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो मतलब हमारे पास कितना बचा 1 0 1 3। अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है, 3 + 2 इवन, सॉरी ऑड, ऑड मतलब माइनस, 1 को 3 से किया 3, -0 को 1 से किया 0, तो कितना आया -3। अब लास्ट है A33, तो 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक, तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ पर 1 1 0 1, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो 3 + 3 कितना होता है 6, 6 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, तो 1 को 1 से गया 1, -0, तो कितना आ गया 1। तो सभी को फैक्टर्स मैंने निकाल लिए। अब उसके बाद हमारा काम क्या होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स लिखने का, ठीक है, तो जिस ऑर्डर में निकाला वैसे लिख दो, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, तो ये मैंने मैट्रिक्स तो लिख ली 3 × 3। अब इसका मुझे करना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए, फर्स्ट रो को कॉलम में लिखो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लो, तो हमें एडजॉइंट ए मिल गया। अब इसके बाद ए इनवर्स को फाइंड करते हैं। नाउ ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब 1/a डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आपको पता है 9, एडजॉइंट ए आपके सामने है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ठीक है, तो ये हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक। ए इनवर्स जैसे ही हमारे पास आ गया, आपको पता है सोल्यूशन कैसे आएगा, x = ए इनवर्स बी। मैं लिख देता हूँ, नाउ वी कैन फाइंड solution of, we can find the solution of this system of equations with x = a inverse b,
ठीक है। अब x आपको पता ही है, x y z था हमारे पास, ठीक, 3x1। अब a इनवर्स आपके सामने है, 1/9, 7 - 3 2, 3 0 -3 -1 3 1। अब b भी आपको पता है वो कितना था, b था हमारा 6 11 0। आप लास्ट पेज पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो 3x3 3x1, देखो मल्टीप्लाई करना है, फिर से वही बात, नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x1 आएगा, वो इसके इक्वल ही आना चाहिए, तभी हम मतलब कि इनको इक्वेट कर पाएंगे और हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। अब इसको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ईजी है ये हमारे लिए, छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है। तो 1/9 स्केलर, इसको बाहर रख लो। अब आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, तो 7 को 6 से किया 42, -3 को 11 से किया -33, 2 को 0 से किया 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, हमारा एलिमेंट कंप्लीट। अब सेकंड रो की बारी होगी, और कोई कॉलम ही नहीं है। 3 को 6 से किया 18, 0 को 11 से किया 0, -3 को 0 से किया 0। अब थर्ड रो की बारी है, -1 को 6 से किया -6, 3 को किया 33, 1 को 0 से किया 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ऐड कितना आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 9, 18 और 27, ठीक है। अब आपको पता है ऐसा करो, इस स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिक्स में कैसी होती है, 9/9, 18/9, 27/9। तो मैंने स्केलर को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कितना आया, 1 2 3, ठीक है। ये सभी आपस में कट हो गए ना, मैं अब करके भी दिखा देता हूँ आपको। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो नाउ अब आपको पता है, नाउ सिंस टू मैट्रिसेस आर equal, therefore their corresponding elements, corresponding जो एलिमेंट्स हैं शुड बी सेम, ठीक है। वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आपके सामने है 1, y की कितनी आएगी 2, z की कितनी आएगी 3। तो देख लो आपके सामने, हमने बड़ी ही ईजिली इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको इसको रैंडमली चेक करना है, आपको पता है ये आपकी इक्वेशंस हैं, 1 + 2 + 3 कितना आएगा 6, y को 2 फिल किया, z को 3, 3 3 9, 9 और 2 11, x यहाँ पर z को 3 फिल किया, 1 + 3 4, और यहाँ पर कितना है 2y, सर 2y है यहाँ पर, ठीक है। 2 को 2 से किया 4, -4 - 4 0। तो आप इस तरह से आंसर को भी जल्दी जल्दी से चेक कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट नंबर को x मान लिया, सेकंड को y, थर्ड को z। आप जो मर्जी सपोज कर सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको हर एक लाइन का मतलब समझाने की कोशिश की है। 3 नंबर्स की सम कितना है 6, मैंने ऐसे लिखा, इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, उसको मल्टीप्लाई किया, ऐड सेकंड टू इट एंड वी गेट 11, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब ये सेम बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर। तो इस तरह से मैंने तीनों इक्वेशंस को लिख लिया। अब उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने y के नीचे y, z के नीचे z और x के नीचे x लिखना है, ठीक है। शफल नहीं कर सकते आप उनको। तो इस तरह से यहाँ मैंने 0x लिखा है ताकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले इसको मैंने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा, a का डिटर्मिनेंट निकाला, वो कितना है नॉन जीरो, मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद मुझे सभी कोफैक्टर्स निकालने थे और वो मैंने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिए। अब देखो जैसे ही मेरे को फैक्टर्स आ गए, उसके बाद मैंने अर्जॉइंट ए को लिख लिया। अर्जॉइंट ए ये था, अब ए उसको मैंने डिटर्मिनेंट से मतलब कि 1/डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ये आपकी बी की वैल्यू थी, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करोगे तो बिलीव मी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये एक्सरसाइज जितनी ईजी है उतनी ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है।